Hello everyone, welcome to the Advanced Learning by RK Sir. एडवांस लर्निंग बाय आरके सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं मैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर यूरोपियों का भारत आगमन, इसका पार्ट 2 देखेंगे हम, एमसीक्यू देखेंगे हम। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें हम इस लेक्चर में एमसीक्यू देखते हैं, तो एमसीक्यू से पहले आपको क्या करना है, आरके सर की, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आरके सर का जो है आपको जाकर के लेक्चर लेना है, जो इनका थ्योरी लेक्चर आता है। इसका सिस्टम क्या है, आरके सर के थ्योरी लेक्चर लेने के बाद ही आपको क्या करना है, इस एमसीक्यू पर आना है। ठीक है, अगर आपने इस चैनल पे आप अभी भी नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। तो गाइस लेट नहीं करते, शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, और इसका सेट 2 है, ये सेट 1 अपलोड कर दिया गया है। इसको लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है प्रखर कुमार मिश्रा। हमारी स्क्रीन पर जैसा कि आप सभी देख रहे हो, पहला क्वेश्चन लग चुका है। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या पूछा है, हमारे क्वेश्चन पर पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत से वस्तुओं के प्रमुख निर्यात को वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है। यानी क्या चीज है, भारत की वस्तुओं को प्रमुख निर्यात की वस्तुएं किसने बनाया, ठीक है, इसका श्रेय किसे जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, यानी भारतीय वस्तुओं नहीं होगा यहाँ पर भारत से भारतीय वस्त्रों होगा। ये जो है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये वस्त्रों होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ वस्त्रों। ध्यान देना आप लोग, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जा रहा है। अंग्रेजों को, डचों को, फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को। तो जो देखिए, अंग्रेज तो अभी बहुत बाद में आ रहे हैं। फ्रांसीसियों ने क्या किया था, फ्रांसीसियों ने, इस मामले में फ्रांसीसी बहुत आगे थे, इन्होंने हमारे देश से वस्त्रों को क्या किया, निर्यात करना शुरू किया। ठीक है, निर्यात की वस्तु इन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, इसमें बहुत सी चीजें स्टैटिक्स है यार, उसको मैं डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं उसको पॉइंट वाइज पॉइंट बताता चलूंगा। जहां डिस्कस करना होगा वहां मैं जरूर करूंगा। वो कौन सा युद्ध था जिसने अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिसके कारण डचों की भारत में चुनौती ही खत्म हो गई। मतलब पूछ क्या रहा है कि वो कौन सा युद्ध था जिसमें कि अंग्रेजों ने क्या किया, डचों को हरा दिया, जिसके कारण क्या होता है कि डचों का जो है वो भारत में चुनौती ही खत्म हो जाती है। तो वो अंग्रेजों का युद्ध कौन सा था, देखो, बेदरा का युद्ध है 1759 में, उसके बाद बांडीवास का 1760 में, प्लासी का 1757 में, बक्सर का 1764 में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सबसे पहले वो जान लो आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब 1759 का वार, यानी बेदरा का युद्ध 1759 का। ये किसके और किसके बीच हुआ था, ये अंग्रेजों और डच के बीच में होता है। देखो इधर मैं लिख देता हूं, इधर अंग्रेज और डच के बीच में ये युद्ध होता है। और यहाँ पर कौन हार जाता है, यहाँ पर हार जाते हैं डच। इसको क्रॉस कर देना, ठीक, इसको ऐसे ही नोट्स बना देना तुम, अगर ऐसे ही नोट्स बना लोगे तो भी तैयार हो जाएगा। डच हार जाते हैं, ठीक है। फिर बांडीवास का युद्ध किसके बीच में होता है, बांडीवास का होता है अंग्रेज और ये किसके बीच होता है, फ्रांस के बीच में, फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पर कौन हार रहा है, फ्रांस हार जा रहे हैं, यहाँ पर कौन हार रहा है, फ्रांस हार जा रहे हैं। और ये कर क्या रहे हैं, पांडुचेरी दे दे रहे हैं। किसको दे दे रहे हैं, पांडुचेरी, अंग्रेजों को दे दे रहे हैं। इन्होंने अंग्रेजों को क्या किया, पांडुचेरी दान दे दिया। पांडुचेरी दान नहीं दे दिया, हार गए तो देना ही था। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिनट, इससे मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे इसके सामने लिखना है। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कहां पर होता है, ब्रिटिश और किसके बीच में हो रहा है, ब्रिटिश और इधर से कौन है, इधर से नवाब है, बंगाल के नवाब है, इधर से नवाब ऑफ बंगाल है, नवाब है इधर से। ठीक है, ब्रिटिश में से कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है, ब्रिटिश की ओर से कौन है, रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा है, रॉबर्ट क्लाइव। मैं कलर चेंज कर दूं क्या, एक मिनट, मैं कलर चेंज कर देता हूं इंक का आप लोगों के लिए। मेरे हिसाब से ये कलर सही रहेगा, हाँ सही है, सही है। रॉबर्ट क्लाइव, और इधर नवाब में कौन लड़ रहा है, नवाब में लड़ रहे हैं मिस्टर कौन, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नवाब में लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहे हैं, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। इसमें क्या हो रहा है, नवाब हार जाते हैं, इसमें क्या होता है, नवाब हार जाते हैं और नवाब को जो है अंग्रेज जीत जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं बक्सर के युद्ध की, बक्सर का युद्ध कब होता है, बक्सर के युद्ध की बात करेंगे तो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। और 1764 के बक्सर के युद्ध में होता क्या है कि बक्सर के इस युद्ध में होता क्या है कि ये युद्ध पहली बार तो देखो, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, जहां पर जीतेगा कौन, अंग्रेज जीत जाएंगे। कौन जीतेगा, अंग्रेज जीत जाएंगे। और हो किसके रहा है, फिर से हो रहा है कि इन लोगों के बीच मुगल बादशाह है, बंगाल के नवाब हैं और अंग्रेज हैं। ठीक है,
फिर क्या होता है कि देखो यहाँ पर होता क्या है कि जो ये प्लासी का युद्ध होता है, मैं यहाँ पे बता दूं, प्लासी का जो युद्ध होता है 1757 में, ये कब होता है? 23 जून 1757 में प्लासी का मैदान है। और ये जगह कहाँ पर है? मुर्शिदाबाद में है। और यहाँ पर कौन है? नवाब सिराजुद्दौला है। नवाब सिराजुद्दौला के देखो यहाँ अंग्रेज जीतते कैसे हैं? राजनीतिक तरीके से जीतते हैं। राजनीतिक तरीका क्या है अंग्रेजों का? अंग्रेज क्या करते हैं कि मीर बख्श, मीर जाफर और मनिक चंद, अमीर चंद और जगत सेठ और खदमत खान, ये इतने लोग कौन है? ये सब ये सब कौन है? ये सब है आपके नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में। नवाब सिराजुद्दौला दरबार में कौन है? मीर बख्श है। मीर जाफर है। मीर जाफर कौन है? एक मंत्री है, जिसको आज आप प्रधानमंत्री तक का, कि अगर आज की डेट में देखोगे तो प्रधानमंत्री है मीर जाफर, ठीक है। मनिक चंद कौन है? ऑफिसर इंचार्ज है। अमीर चंद कौन है? व्यापारी है। जगत सेठ कौन है? बैंकर है। खातिम खान कौन है? सेनापति है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग खिलाफ हो जाते हैं किसके? आपके क्या नाम है? नवाब के खिलाफ हो जाते हैं। नवाब कौन है? नवाब मीर जाफर है। मीर जाफर सॉरी नवाब सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला के खिलाफ हो जाते हैं मीर जाफर वगैरह ये सब लोग। तो इसे याद करने का एक ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। करना ये है कि रॉबर्ट क्लाइव आया, कहां आया? रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में आया और किसके लिए तैयार किया? सिराजुद्दौला पर हमला करने के लिए तैयारी किया। और जाता किसके पास है? मीर बख्श के पास जाता है। मीर बख्श क्या कहता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आप प्रधानमंत्री के पास चलो। प्रधानमंत्री कौन है? मीर जाफर। मीर जाफर कहता है कि चलो ठीक है, मैंने तो आपका साथ दे भी दिया, तो आप क्या करोगे भाई? ऑफिसर से पता कीजिए हमारे ऑफिसर का क्या मूड है। तो ये लोग जाते हैं मनिक चंद के पास। मनिक चंद कौन है? ऑफिसर इंचार्ज है। ऑफिसर इंचार्ज कहता है चलो मैंने साथ दे भी दिया, पैसा कहां से लाओगे? तो ये जाते हैं व्यापारी के पास। व्यापारी कौन है? अमीर चंद है। अमीर चंद कहता है ठीक है चलो मैं तो पैसे दे दूंगा, लेकिन मैं जितने पैसे दूंगा उससे क्या युद्ध हो जाएगा? इतना आसान नहीं है, एक अकेला व्यापारी युद्ध नहीं करा सकता। तो फिर ये लोग जाते हैं जगत सेठ के पास। जगत सेठ कौन है? बैंकर है। बैंकर कहता है ठीक है चलो हम भी आपको पैसा दे दिए, लेकिन युद्ध लड़ेगा कौन भाई? हम तो पैसा देंगे, अमीर चंद पैसा दे देगा, ऑफिसर इंचार्ज कह दिया चलो ठीक है युद्ध होगा, पीएम ने कह दिया मीर जाफर करेंगे, लेकिन युद्ध लड़ने कौन जाएगा? सेना जाएगी। तो सेनापति से बात किया। सेनापति कौन है? खादिम खान है। इस चीज को याद रखना। और इस युद्ध में होता क्या है? अंग्रेजों ने जीत करके क्या किया? मिलिट्री की पावर स्थापित कर लिया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। और यहां पर जब बंगाल का नवाब बनता है मीर जाफर, तो ये 1,70,00,000 रुपया कंपनी को दिया था। अब आगे डिटेल में आरके सर डिस्कस किए होंगे अपने लेक्चर में, उसको जरूर देखना आप लोग। और एक चीज और, बक्सर के युद्ध में यहां बता दूं, बक्सर के युद्ध के बाद जो समझौता हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद का समझौता। बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ? इलाहाबाद का समझौता हुआ। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि किस समझौता हुआ था? तो इलाहाबाद का समझौता हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिकरी और आगरा पहुंचने वाले पहले अंग्रेज व्यापारी कौन थे? मतलब सिकरी और आगरा में पहुंचने वाले पहले अंग्रेज व्यापारी कौन थे? कहां की बात कर रहा है? सिकरी और आगरा की बात कर रहा है। तो सिकरी और आगरा पहुंचने वाले पहले अंग्रेज व्यापारी कौन थे? जॉन मंडल हॉल, विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो, रॉल्फ फिच। तो रॉल्फ फिच थे। और यहाँ जो ऑप्शन में है वो मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस कर दिया है इनके नाम के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लीज जाके देखिए। इंटरलोपर्स कौन थे भाई? अब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरलोपर्स कौन थे? अनाधिकृत रूप से व्यापारियों का सामुद्रिक लुटेरे का व्यापारियों के रूप में थे, अधिकृत व्यापारी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे थे। कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे। आगे देखते हैं। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहां के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया, वहां पर एक किलाबंदी करके कोठी बनवाई। तो कहां का शासक था? चंद्रगिरी का शासक था। चंद्रगिरी का शासक था। यहां से क्या किया इन्होंने, जो है यहां से क्या किया इन्होंने फ्रांसिस डे ने यहां के शासक से मद्रास को पट्टे लिया और वहां पट्टे पर लिया और वहां पर एक किलेबंदी बनाई। पट्टे पर लेना मतलब जो हो रहा था कि मान लिया भूमि का ये टुकड़ा है, आप हमको दे दीजिए, इस टुकड़े को आप हमें दे दीजिए, हम आपको इतने रुपए दे देंगे इसके बदले में। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या था, ये भारतीय शासक उस समय तक नहीं समझ पाए थे कि इन लोगों के उद्देश्य क्या है। किलेबंदी करते थे ये लोग, इसका उद्देश्य भी भारतीय शासक नहीं समझ पाते थे। ठीक है। 1680 में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों पर चुंगी कर को 2% के बढ़ा करके 3.5% किसने कर दिया? देखो अंग्रेजों पर क्या हो रहा है, चुंगी कर बढ़ा दिया जा रहा है। कितना? 2% से 3.5%। ऐसा करने की हिम्मत किसने कर दिया भाई? ऐसा करने की हिम्मत कर दिया औरंगजेब ने। किसने कर दिया हिम्मत? औरंगजेब ने। अब देखो यहां पर ऑप्शन दिया है शाहजहां। शाहजहां क्या है? शाहजहां जो है आपका 5वां मुगल बादशाह है। शाहजहां आपका क्या है? 5वां मुगल बादशाह है। इसका जन्म कब होता है? इसका जन्म आपका होता है, इसका जन्म कब होता है? इसका जन्म होता है 1592 को। 1592 को शाहजहां पैदा होता है। ठीक है। उसके बाद शाहजहां ने क्या किया? आपका जामा मस्जिद बनवाया। कहां पर? जामा मस्जिद आगरा में भी बनवाई, आगरा में भी जामा मस्जिद बनवाई और दिल्ली में भी बनवाई, दिल्ली में भी बनवाई। दिल्ली, आगरा, इन सब जगहों पर क्या बनवा रहा है? जामा मस्जिद बनवा रहा है। लाल किला बनवाया इसने क्या किया? लाल किला बनवाया। लाल किला के बाद क्या बनवाया? लाल किला के बाद क्या बनवाया इसने? मोती मस्जिद बनवाई थी, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि देखो 1666 को आगरा फोर्ट में, 1666 में आगरा फोर्ट में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1666 में आगरा फोर्ट में इसकी मृत्यु हो गई थी। यहां पर मुझे इतना ही शाहजहां के बारे में बताना था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जन्म, मृत्यु और उसने क्या क्या बनवाए। ठीक है। और बाकी आरके सर के डिस्कस में डिटेल में जानने के लिए आरके सर के लेक्चर को प्रेफरेंस देना आप लोग। ठीक है।
अगला ऑप्शन है हमारा जहांगीर। जहांगीर कौन है? ये अकबर का बड़ा बेटा है। जहांगीर कौन है? अकबर का बड़ा बेटा है। और अकबर के दो भाई और इसके दो भाई और है, यानी अकबर के दो बेटे और है, मुराद और दीनदयाल। कौन है? मुराद और दानियाल। दीनदयाल नहीं, ये दानियाल होता है, दानियाल होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि देखो अकबर जो होता है वो क्या करता है, जल्दी ही मर जाता है। अकबर जो होता है बहुत कम उम्र में मर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जहांगीर जो होता है वो शासक बनता है। और जहांगीर का दो बार शादी हुआ है। पहली बार शादी किससे होती है इसकी? इसकी शादी होती है मानबाई से। मानबाई से पहली बार शादी होती है। किससे? मानबाई से। और मानबाई कौन है? मानबाई आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री है, ठीक है। ये किसकी पुत्री है? आमेर राजा भगवान दास, भगवान दास की पुत्री है, ठीक है। और इसका दूसरा विवाह किससे होता है? दूसरा विवाह जो होता है वो होता है मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से। जगत गोसाई से दूसरा शादी करता है। दूसरा शादी किससे करता है? जगत गोसाई से। और जगत गोसाई कौन है? ये मारवाड़ के राजा किसकी बेटी है? मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी है। उदय सिंह की बेटी है ये, और इनसे ये शादी कर लेता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बारे में जब हम देखेंगे तो औरंगजेब कौन है? औरंगजेब का मैंने आपको बताया था कल भी शायद। इसका पूरा नाम क्या था? अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। क्या नाम था? अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो आप ऑप्शन देखना यार, अबुल मुजफ्फर मुजहुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, जिसे आमतौर पर हम औरंगजेब या आलमगीर कहते थे। और ये कौन है? छठा मुगल शासक है। ये कौन है? छठा मुगल शासक, यानी शाहजहां के बाद औरंगजेब आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इसका शासन जो है 1658 से 1707 तक चला है। इसकी मृत्यु भी 1707 में होती है, ठीक है। जन्म कब हुआ है? 1618 में हुआ है, दाहोद में हुआ है। और अहमदनगर में इसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। इसे कहां दफनाया गया है? टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, खुल्दाबाद, ठीक है। टॉम्ब ऑफ औरंगजेब बना है कहां पर? खुल्दाबाद में। इसके बच्चे कौन कौन हुए? इसके बच्चे हुए मोहम्मद अकबर, बहादुर शाह और बहादुर शाह प्रथम और जेबुल निसा, मोहम्मद आजम शाह आदि इत्यादि इसके कौन हुए? बेटे हुए। इसकी पत्नी कौन थी? इसकी पत्नी थी नवाब बाई। नवाब बाई इसकी पत्नी थी। कौन थी? नवाब बाई। नवाब बाई इसकी पत्नी थी। और एक पत्नी और थी दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम, ठीक है। दिलरास बानो बेगम। और जो ये जहांगीर है ना, जहांगीर, इसके टाइम में क्या था? मुगल चित्रकला जो थी ना, वो जहांगीर के टाइम पर क्या थी? अपने बहुत ऊपर थी। और वो स्वयं भी देखो, जहांगीर जो था वो स्वयं भी क्या था? उत्तम चित्रकार था और इसका पारखी था। वह कलाकारों को पहचान लेता था, ठीक है। इसके टाइम पर क्या हुआ? बिशन दास, मनोहर जहांगीर इत्यादि ने अपनी आत्मकथा लिखी है। अब अगला क्वेश्चन, बहुत टाइम हो गया एक ही क्वेश्चन पे। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? देखो ये क्वेश्चन एकदम स्टैटिक्स है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताओ फटाक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हेक्टर। हेक्टर जहाज से वो आया था। कहां पर? भारत पहुंचा था। हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा था। अब पूछ रहा है किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपया मुआवजों के तौर पर वसूले थे? मुआवजा के तौर पर किसने वसूला? यदि वसूलने वाला कौन है? औरंगजेब है। देखो मैं डिटेल जब बता रहा था औरंगजेब के बारे में तो मैं बताना चाहता था, लेकिन मुझे पता है आगे क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वेश्चन आया कहां पर है? ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, कंबाइंड सीडीएस में आया है। और कहां आया है? एसएससी जीडी में आया है। और एक बार आया हुआ है आपका किसमें? एसएससी 10+2 में। 10+2 में, जिसको सीएचएसएल बोलते हो आप लोग, ठीक है। सीएचएसएल में ये आया हुआ क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूले? तो वो कौन था? जहांगीर था। जहांगीर ने वसूले, सॉरी औरंगजेब ने वसूले थे, औरंगजेब ने। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, उन शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से किन गांवों से कोलकाता शहर बना था? देखो ये बेसिकली पूछना ये चाह रहा है कि ब्रिटिश शासन काल के समय किस शासन से मिलकर के क्या बना था आपका? कोलकाता बना था। कोलकाता किससे मिलकर बना था? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है मिदनापुर, चटगांव, बदरवास। मिदनापुर, चटगांव, बदरवास, ये क्या है? सब गांव के नाम है। मिदनापुर, चटगांव, बदरवास, 24 परगना, कालीकता और ठाकुरग्राम, सुतानती, कालीकता, गोविंदपुर, मिदनापुर, ठाकुरगांव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है मेरे हिसाब से, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन को मारा क्या था? इन्होंने ऑप्शन को माना है आपका ऑप्शन ये क्या नाम है? सुतानाती, कालीकता और ठाकुरगांव को। लेकिन मेरे हिसाब से देखो यहाँ पर क्या है? गोविंदपुर आएगा, गोविंदपुर आएगा। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको, गोविंदपुर यहाँ पर ऑप्शन में आएगा। और बाद में इसको जो है सही भी किया गया। ये क्या है? गोविंदपुर है। सुतानाती, गोविंदपुर और कालीकता, ये तीनों गांव मिलकर के क्या बने थे? कोलकाता बने थे, ठीक है। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज सेना ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बना दिया? देखो होता क्या है कि
आपको मैं बता दूं क्या होता है कि देखो ये मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है, देखो सिराजुद्दौला क्या कर रहा है, सिराजुद्दौला मना कर रहा है, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम सबने अलग अलग राज किया है। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, भारत में बंगाल में क्या है, उपज सबसे ज्यादा है, इसीलिए सबका क्या है, सबका ध्यान बना हुआ है बंगाल में, ठीक है। अब इसको बाद क्या होता है कि बंगाल के नवाब होते हैं मुर्शीद अली खान, मुर्शीद अली खान के बाद कौन आता है, सिराजुद्दौला आता है, सिजाउद्दौला आता है। सिजाउद्दौला क्या करता है, सिजाउद्दौला विरोध करता है, सिजाउद्दौला क्या कहता है, विरोध करता है अंग्रेजों से, कहता है कि भाई ऐसा है, तुम ऐसे काम मत करो, अपने हिसाब से व्यापार मत करो। तो फिर क्या होता है, अंग्रेज इसे क्या करते हैं, अंग्रेज इसे दिखा देते हैं फर्रुख सैयद द्वारा जारी 1717 का मैग्ना कार्टा, 1717 का फरमान, 1717 का फरमान अंग्रेज इसे दिखा देते हैं। और ये क्या करता है आपका, फिर इसके बाद क्या करता है, अंग्रेज जब इसे दिखा देते हैं तो ये क्या करता है, अपना दब जाता है। कौन दब जाता है मिस्टर, हमारा हमारा दब कौन जाता है, हमारा सिजाउद्दौला, सिजाउद्दौला हमारे तरफ से जो होता है वो दब जाता है, ठीक है। यानी ये किसने जारी किया था, ये जारी किया था मिस्टर फर्रुख सैयद ने, फर्रुख सैयद ने। फिर कह रहा है कि अब देखो ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। फोर्ट विलियम कोलकाता, फोर्ट गैलेरिया, गैलेरिया नहीं होता है, ये होता है आपका गैलरिया होता है, गैलरिया, गैलरिया होगा ये क्या होगा, फोर्ट गैलरिया होगा, गैलरिया। फिर उसके बाद कह रहा है कि फोर्ट गुस्तावश और फोर्ट लुई, ये सब कहाँ थे। तो फोर्ट लुई तो सबको पता है यार, पांडुचेरी थे, पांडुचेरी में था, ठीक है। दूसरा फोर्ट विलियम भी हमें पता है कहाँ था, कोलकाता में था, कोलकाता में। फोर्ट गैलेरिया पुलिकट में था ये चीज, और फोर्ट गस्तावस, इन दोनों में कौन सा सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो मैं आपको करना सिखा दूं, जब 2 ऑप्शन आपको मिल गए हैं, यानी ए के साथ 1, तो यानी ए के साथ 1 आएगा तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, डी के साथ 4 आना चाहिए, डी के साथ 4। अब देखो इसमें डी के साथ 4 नहीं आया है, तो यानी ऑप्शन आपका केवल यही सही हो जाएगा। इस तरह से जब आप आंसर को गलत करना सीखोगे ना, तो अपने आप सही आंसर आप निकाल लोगे। ऐसे क्वेश्चन में होता क्या, हमें एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है। जैसे ये दोनों चीजें आपको नहीं बताया होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने 2 चीजें तो जानी ना। फोर्ट लुई, आपको ये फोर्ट है यार, ये फोर्ट नहीं है, ये फोर्ट है। फोर्ट लुई पांडुचेरी में था, फोर्ट विलियम कहां था, कोलकाता में। इस 2 से हमने क्या किया, अपना आंसर निकाल दिया। तो अब आगे देखते हैं, चंद्रनगर बस्ती किससे उपहार में प्राप्त की थी, फ्रांसीसियों ने। फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर बस्ती किससे प्राप्त की थी। ये बस्ती प्राप्त करने वाला आदमी कौन है, शाइस्ता खान है, शाइस्ता खान। और इसके बारे में डिटेल मैंने पिछले लेक्चर पर बता रखा है, ठीक है। डुप्ले के संबंध में क्या सही है, देखो अब कौन है डुप्ले, डुप्ले कौन है, डुप्ले कौन है आपको बता दो, डुप्ले कौन है। डुप्ले वो व्यक्ति है जो कर्नाटक का युद्ध लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है, कर्नाटक का युद्ध लड़ रहा है। कर्नाटक का कौन सा कर्नाटक का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ रहा है, ठीक है। तो द्वितीय और प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन लड़ रहा है, डुप्ले ही लड़ रहा है। डुप्ले प्रथम कर्नाटक युद्ध भी लड़ रहा है, ठीक है। तो डुप्ले के संबंध में पूछ रहा है क्या सही है। वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य के उपनिवेश की नींव रखी। क्या यह बात सही है। दूसरा कहता है कि उसने पहली बार भारतीय सेना को भारत के राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त कराया। तीसरा कह रहा है उसने पहली बार वह हथकंडे प्रयोग किए जो कि भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। और इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है। तो भैया मेरे हिसाब से तो पहला व्यक्ति था जिसने भारत को साम्राज्य के उपनिवेश की नींव रखी, बिल्कुल सही है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त कराया, बिल्कुल सही है। उसने पहली बार वह हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, यानी सभी सही है। पांडुचेरी के गवर्नर जनरल करने के पहले डुप्ले कहाँ का गवर्नर था, मतलब डुप्ले कहाँ से आ रहा है। देखो डुप्ले कहाँ पर से आ रहा है, डुप्ले कहाँ पर था, डुप्ले कहाँ पर था, यानी पांडुचेरी में आया जब, तो डुप्ले कहाँ से आया था, डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल था। तो गवर्नर जनरल कहाँ का था, ये आपका चंद्रानगर का, चंद्रानगर का डुप्ले था। डुप्ले कहाँ का था, चंद्रानगर का। तो आगे देखते हैं, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था। कौन सा युद्ध ऐसा हुआ जो यूरोपीय और आंग्ल फ्रांस का विस्तार नहीं हुआ, जिसमें आपका विस्तार नहीं होता है। तो वो कौन सा युद्ध होता है, वो होता है द्वितीय कर्नाटक का युद्ध। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ प्रथम कर्नाटक का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध और तृतीय कर्नाटक का युद्ध क्या होता है। देखो प्रथम कर्नाटक का युद्ध जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो 1746 से 1748 तक चला था। इसमें क्या था, डेक्कन में कौन है, निजामुल मुल्क राजा है। डेक्कन में कौन राजा है इस समय, निजामुल मुल्क, निजाम वंश का शासन चल रहा है। फ्रेंच के गवर्नर कौन है, डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स कौन है, फ्रांसीसी गवर्नर है। डुप्ले कौन है, डुप्ले आपका फ्रांसीसी गवर्नर है। अब क्या हो रहा है कि कर्नाटक क्षेत्र के नवाब है अनवरुद्दीन, ये अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। कर्नाटक क्षेत्र के कौन है, नवाब अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन क्या कर रहे हैं, आपका अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। ऐसे ही पढ़ना है इसको, ठीक है। अनवरुद्दीन जो है अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, ये अदैयार का युद्ध हो जाता है। अदैयार का युद्ध जीतता कौन है, अंग्रेज। देखो फ्रेंच की ओर से चंदा साहिब है, फ्रेंच की ओर से कौन है, चंदा साहिब है। फ्रेंच की ओर से डुप्ले है, डुप्ले के साथ कौन है, चंदा साहिब है। और अंग्रेजों की तरफ से नवाब अनवरुद्दीन जो है वो अंग्रेजों का साथ दे देते हैं। नवाब अनवरुद्दीन कहाँ है, कर्नाटक में है, ये अंग्रेजों का साथ देते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें जीत जाते हैं अंग्रेज। और युद्ध कहां पर होता है, ये युद्ध ये होता है अदैयार में। ये युद्ध होता है अदैयार में, अंग्रेज जीत जाते हैं। और होता क्या है, एलेक्स ला कैपले की संधि होती है। एलेक्स ला
चैपले की संधि होती है। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, एलेक्स ला चैपले की संधि, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एलेक्स ला चैपले की संधि कब हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि हुई थी? तो एलेक्स ला चैपले की संधि हुई थी। फिर कह रहा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1749 से 54 तक होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या होता है? देखो डुप्लेक्स क्या है? मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहा है। डुप्लेक्स क्या कर रहा है? मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर दे रहा है। और मुजफ्फर जंग क्या है? मुजफ्फर जंग चाह रहा है कि हम हैदराबाद के नवाब बन जाए। मुजफ्फर जंग क्या चाह रहा है? कि हम हैदराबाद के नवाब बन जाएं। और चंदा साहिब जो है वो आरवट के राजा बनने चाह रहे हैं। आरवट एक जिला है, उसके राजा कौन बनना चाह रहे हैं? वो बनना चाह रहे हैं आपके चंदा साहिब। अब डुप्लेक्स क्या कहता है कि चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग आप दोनों लोग आओ हमारे पास और हम लोग क्या करेंगे? अनवर उद्दीन पर हमला कर देंगे और अनवर उद्दीन पर हमला करके अंबूर में उसको मार देंगे। तो ऐसा ये करते भी हैं। कब करते हैं? 1749 में ये अनवर उद्दीन को मार देते हैं। अनवर के साथ अंग्रेज, और अनवर का साथ कौन देगा? अंग्रेज देंगे। अंग्रेज अनवर का साथ दे देंगे। अब क्या होता है कि जब मार देते हैं तो मुजफ्फर जंग को जैसा प्रॉमिस वैसा नवाब बना दिया गया हैदराबाद का। आरकोट जो है उसको चंदा साहिब को दे दिया गया और अनवर उद्दीन का बेटा मोहम्मद अली कहा था? वो तिरुचिरापल्ली भेज दिया गया उसको। अब रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ अंग्रेजों की तरफ से? अब देखो अंग्रेजों ने किसका साथ दिया था? अनवर उद्दीन का। तो अनवर उद्दीन को अब अंग्रेजों को बदला तो लेना है ना, तो वो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? चंदा साहिब को मार देता है तंजौर में और इस तरह द्वितीय कर्नाटक युद्ध खत्म होता है। उसके बाद क्या होता है? डुप्लेक्स देखेंगे। डुप्लेक्स क्या करता है? डुप्लेक्स गोदोहू को रिप्लेस कर देता है। यानी डुप्लेक्स जो आता है वो गोदोहू रिप्लेस कर देता है। किसको? डुप्लेक्स को। यानी डुप्ले के बाद कौन आ जाता है? गोदेहू आ जाता है। ठीक है, ये ऐसे ही पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर 1754 में क्या होता है? पांडुचेरी की संधि हो जाती है। 1754 में पांडुचेरी की संधि हो जाती है गोदोहू और अंग्रेजों के बीच, जिसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर शांति हो जाती है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है 1758 से 63 में होता है। ये पहला ऐसा कर्नाटक युद्ध जो 7 साल तक चला है, 7 साल तक, ठीक है। और यहाँ पर फ्रांस की तरफ से है काउंट डे लेली। काउंट डे लेली कौन है? फ्रांस की तरफ से है। काउंट डे लेली फ्रांस की तरफ से है। और भारत की तरफ इसमें ब्रिटिश की तरफ से कौन है? आयरे बूट। आयरे बूट कौन है? ब्रिटिश की तरफ से है, ठीक है। बांडीवास की लड़ाई में फ्रेंच बुरी तरह से हार गए थे, ठीक है, 1760 में। और पांडुचेरी पर 1761 में अंग्रेजों का कब्जा हो गया। समझौता कौन सा हुआ? पेरिस समझौता। पेरिस समझौता याद रखना यार, अगेन पेरिस समझौता। पेरिस समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझौते तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कह रहा है बांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? अब देखो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि बांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का युद्ध किसने नेतृत्व किसने किया था। तो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछता है तो इसके सीधे सीधे जवाब देने हैं आपको, सर आयरे बूट, सर आयरे बूट। अब कह रहा है फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी व्यक्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया। देखो अब क्या पूछ रहा है कि फ्रांस की सरकार ने कब ये कहा कि भारत में जो भी फ्रांसीसी व्यक्ति रह रहे हैं उसका अधिकार भारत सरकार तय करे। तो ये कौन हो गया? 1954 में भारत फ्रांसीसियों ने ये बात कहा था, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय ब्रिटिश तो भारत में कब हुई? भारत में कौन था? अकबर था, अकबर। और सबके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया है। पांडुचेरी पर विचार करना है हमें। पांडुचेरी पर विचार करने को कह रहा है। क्या कह रहा है पांडुचेरी के बारे में? कह रहा है कि पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? फ्रांसीसी थे। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति कौन थी? फ्रांसीसी थी। उसके बाद कह रहा है कि पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। तीसरा कह रहा है अंग्रेजों ने कभी भी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो देखो ये तो बिल्कुल गलत है कि अंग्रेजों ने पांडुचेरी पर कभी कब्जा नहीं किया। तो 2 और 3 और केवल 3 तो हट गया, केवल 3 तो हट गया। सभी सही भी हट गया, सभी सही भी हट गया। देखो ऑप्शन कितनी आसानी से हटा यार कि पांडुचेरी पर कब्जा तो किया ही था अंग्रेजों ने पांडुचेरी पर कब्जा तो किया ही किया था, क्योंकि 1761 में क्या होता है? पेरिस समझौता होता है। और पेरिस समझौता में क्या होता है? 1761 पर पांडुचेरी में कब्जा हो जाता है अंग्रेजों का। तृतीय कर्नाटक युद्ध मैंने अभी अभी बताया। तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, तो केवल एक सही है, 2 अपने आप गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चन करने हैं हमें। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन शासक था? अब लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है तो उस समय भारत का शासक कौन था? ये अकबर ही था ना। एक मिनट देखो दोनों क्वेश्चन एक ही चीज है यार। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। जब ब्रिटिश लंदन बने तो अकबर वहां का शासक था। और यहाँ पर मैंने आपको जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सबके बारे में बता दिया है। देखो इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लैंग्वेज बदलती है, क्वेश्चन वही रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बांडीवास का युद्ध 1760 में कहां पर हुआ था? क्या हुआ था? बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ क्या था? अब ये पूछ लिया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? फ्रेंच को हरा दिया था। ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। सो गाइस ये था आज का हमारा लेक्चर। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे इस नंबर पर, ये नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप करके आप सोल्यूशन ले सकते हो। आप बिल्कुल आरके सर से आप इसके पीडीएफ के लिए पूछ सकते हो, कैसे पीडीएफ मिलेगा, क्या मिलेगा, उसके लिए सर आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है, पीडीएफ, ठीक है। और साथ ही साथ देखो आप लोगों को क्या है ना,
इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ ही सकते हो। कुछ ही दिन में मैं देखता हूँ, मैं अपना कुछ एक लिंक बनाता हूँ, ठीक है, मैं अपना एक लिंक बनाता हूँ जिससे आप लोग मुझसे जुड़ सको। टेलीग्राम लिंक हो सकता है, या फिर हो सकता है आरके सर के ग्रुप में ही मैं मतलब रोज आ जाऊं, ठीक है, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी हो सकता हूं मैं रोज आ जाऊं, आरके एडवांस लर्निंग बाय आरके सर में। देखता हूं कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। सो गाइस, आप लोग पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ते रहो। और सबसे जरूरी चीज यार देखो, थ्योरी लेक्चर और एमसीक्यू लेक्चर जो दोनों लेगा ना, जो दोनों लेगा, एक थ्योरी एक एमसीक्यू। सुबह थ्योरी आती है, शाम को एमसीक्यू आती है, सब लोग जानते हो। जो थ्योरी लेगा और जो एमसीक्यू लेगा उसका यार 100% वो चैप्टर उसी दिन तैयार होना है, सेम डे में तैयार हो जाना है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, थ्योरी की एक मोटी किताब बन जाती है। थ्योरी क्या होती है? एक मोटी किताब बनती चली जाती है, कुछ इस तरह से थ्योरी बनती चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, थ्योरी के ऊपर थ्योरी के ऊपर थ्योरी, ये वाली भी पढ़नी है, 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 ये वाली पढ़नी है। उसके बाद क्या है, एमसीक्यू की, एमसीक्यू के सेट भी ऐसे ही हैं। अब इसके भी एमसीक्यू लगाने हैं, इसके भी एमसीक्यू लगाने हैं, इसके भी एमसीक्यू लगाने हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम आज इसको पढ़ रहे हैं और आज इसके एमसीक्यू लगा ले रहे हैं तो हमारा क्या है, सेम डे में तैयार हो जा रहा है। दूसरी चीज, माइंड सेटअप हो जाता है हमारा कि किस तरह के एमसीक्यू आए हैं, किस तरह से हमें करना है, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू आज का लेक्चर देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे सभी को जानकारी मिल सके और आपके पास और ज्यादा अच्छे कंटेंट देने का हमें मौका मिले, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू।